पार्टिसिपेटिव प्लान ये कहता है कि ये बहुत आजकल पॉपुलर है, क्योंकि इस स्कीम में हम प्रॉफिट का हिस्सा अपने वर्कर्स को दे देते हैं। तो उन्हें लगता है कि अगर बिजनेस बढ़ेगा तो उनका भी भलाई होगी। तो वो क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट कैश में या शेयर के फॉर्म में लेते हैं, और जो वर्कर है उनका परमानेंट इस कंपनी में हिस्सा आ जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग, अदर मॉनेटरी में प्रॉफिट शेयरिंग हो सकता है कि हम अपना प्रॉफिट शेयर करें उनके साथ, और इससे उन्हें ओनरशिप लगेगी। दूसरा है हमारा को पार्टनरशिप, उनके साथ हम पार्टनरशिप की तरह काम कर सकते हैं, उनसे राय ले सकते हैं, और उनको कैपिटल जो है को पार्टनर बनाने के लिए उनके वोटिंग राइट हम चाहें तो रख सकते हैं या ना रखें। इसके अलावा एक नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स हैं, जैसे उन्हें वर्किंग कंडीशन अच्छी दी जाए, और एडवांस मांगे तो दे दें, वर्किंग आवर्स उनके लिए फेवरेबल हो, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो, कैंटीन सस्ती हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आप दें, यूनिफॉर्म दे दें, पेंशन स्कीम हो, हाउसिंग स्कीम हो, एजुकेशनल फैसिलिटी हो। तो ऐसे बहुत सारे हमारे अलग अलग टाइप के इंसेंटिव प्लान हो सकते हैं। अब हमारे सामने है कंपोजिशन ऑफ लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट में क्या क्या आएगा, मॉनेटरी पेमेंट और नॉन मॉनेटरी पेमेंट। मॉनेटरी पेमेंट मतलब बेसिक जो उनको वेजेस दी जाती है, वो डीए, डीएनएस अलाउंस महंगाई के लिए दिया जाता है, बोनस अगर उन्होंने अच्छा काम किया है, प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर अपना प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन देता है जो फ्री में एम्प्लॉय को मिलता है, इंश्योरेंस का हिस्सा मिलता है, ग्रेच्युटी, पेंशन, छुट्टियों का पैसा, और कोई अलग अलाउंस मिल सकती है। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि मेडिकल वगैरह, कैंटीन सस्ती मिल गई, बच्चों को पढ़ाया दे, घर दे दिया, कार दे दी। अब हमें इस टाइप के दो क्वेश्चंस होते हैं, एक जहाँ पर हमें वेज बिल बताना होता है, मतलब कैश रिक्वायरमेंट, कैश की कितनी रिक्वायरमेंट है, दूसरा हमारी वेजेस की कॉस्ट कितनी है। इन दोनों में कुछ कॉमन है, जैसे बेसिक वेजेस, अलाउंसेस, बोनस, कमीशन, अदर मॉनेटरी बेनिफिट, यहाँ तक सेम है, ये सेम है। चेंज कहाँ से आएगा, चेंज ये होगा कि अगर हम पेमेंट की बात करें, कैश पेमेंट, तो हमको सैलरी में से डिडक्शन करते हैं। जैसे एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है प्रोविडेंट फंड एंड ईएसआई में, कोई और उसने एडवांस लिया है, उसने कोई एक्सपेंस है जो हमें उससे चार्ज करना है, तो टोटल बिल बनाते हुए हम डिडक्शन कर देते हैं दो चीज़ों की। लेकिन जब हम अपनी वेजेस की कॉस्ट देखते हैं, तो जो उसकी पीएफ का पैसा कटा है वो हमारी इनकम नहीं है, गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कराना है, साथ में एम्प्लॉयर को अपना हिस्सा भी जमा कराना है। तो अगर हम करें कॉस्ट, तो यहाँ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेना है। यहाँ पर किसका कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय का, और यहाँ कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का। ठीक है, तो यहाँ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का ऐड होगा तो कॉस्ट आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि इसमें लेबर कॉस्ट कैसे निकालेंगे। ए पार्ट है बेसिक वेज रेट 300 पर डे, डीए, हाउस रेंट अलाउंस, ओवर टाइम, ईएसआई, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, पीएफ, लेबर को और बेनिफिट दे रहे हैं। फाइंड आउट नेट वेजेस पेबल टू वर्कर एंड द लेबर कॉस्ट पर डे। दोनों बातें निकालनी है, दोनों चीजें निकालनी है। क्या, वेजेस पेबल और कॉस्ट पर डे। सबसे पहले ए,
बेसिक, ये तो 300 आएगा ही आएगा। बी डी, डी है 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 240 ये हो गया। एच आर ए है ए बी का 20%, एच आर ए बी का 20%, तो 540 का 20% 108 एच आर ए हो गया। ओवर टाइम 170, ओवर टाइम 170, डिडक्शन पीएफ की, पेमेंट में डिडक्शन को लेस कर देंगे, लेस एम्प्लॉइज contribution, 6% of ABC means ABC 648 and 648. Employee contribution is 6% of 648, 38.88. ESI deduction 1.5%. ESI 1.5% of 648. 9.72. Employer is also contributing the same amount toward PF plus employer's contribution to PF. $38.88. क्योंकि हम कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो हम गवर्नमेंट के पास जो पैसा डिपॉजिट कराएंगे पीएफ का, वो हमारी कॉस्ट ही तो है, क्योंकि वो मिलेगा किसी रिटायरमेंट पर एम्प्लॉय को, हमारी जेब से तो जा ही रहा है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पीएफ पर और एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन ईएसआई। ईएसआई पर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 2% है, इसका मतलब 648 का 2% 12.96। कॉस्ट ऑफ लेबर फैसिलिटीज, लेबर को जो हम बेनिफिट्स दे रहे हैं वो, लेबर को जो हम बेनिफिट देते हैं 35 रुपये, और हमें बता रखा है लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करिए और लेबर पेमेंट रिक्वायरमेंट 648 प्लस 170 माइनस 38.88 माइनस 9.72 प्लस 35 804.40 648 plus 170 plus 38.88 plus 12.96 plus 35 904.84
दूसरा हमसे पूछा है लेबर कॉस्ट पर डे। तो यहाँ पर हमारे कितने दिन हैं? लेबर कॉस्ट पर डे आ गई हमारी। दिन तो हमारा एक ही है, ये एक ही दिन का था, तो हमारा आंसर आ गया 804.4 एंड 904.84। क्वेश्चन नंबर 36, फाइंड द अमाउंट ऑफ कैश रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर मंथ। तो इस क्वेश्चन में केवल कैश रिक्वायरमेंट देखना है। वेजेस 20,500, ओवरटाइम वेजेस 2,200, लीव वेजेस 1,700, डिडक्शन ऑफ ESI 500, PF 1,600, PF के बाद HRA 10 एम्प्लॉयज़ का 200 के हिसाब से 2,000। हमने अपने एम्प्लॉयज़ को रहने के लिए घर दिया है और हम उनसे रेंट चार्ज कर रहे हैं उनकी सैलरी में से डिडक्ट करके। तो कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 20,300। तो हमारी इस सिंपल से क्वेश्चन में कंप्यूटेशन करना था कैश रिक्वायर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज वेजेस। क्वेश्चन नंबर 37, हमें एक स्टेटमेंट बनानी है कॉस्ट पर डे ऑफ 8 आवर्स, जहाँ पर डेली सैलरी, लीव सैलरी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी है। तो सैलरी 200, लीव सैलरी 5% ऑफ सैलरी, तो 200 का 5% 10। आइटम ए एंड बी का 8%, ए एंड बी 210। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हमारी कॉस्ट होती है, तो 210 का 8%, तो 210 का 8% हो गया 16 रुपीज 80 पैसा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ESI ए एंड बी का, तो 210 का 2.5%, 5 रुपीज 25 पैसा। इसके अलावा अदर हैं 17.95 पर हेड पर डे, तो ये एक आदमी की है और एक दिन की ही है, तो 17.95 आ जाएगा। तो टोटल हमारी जो कॉस्ट आ जाएगी वो 250 आ जाएगी। कॉस्ट पर डे ऑफ 8 आवर्स ऑफ एंगेज पर्टिकुलर टाइप ऑफ, तो हमारा 8 आवर्स की टोटल कॉस्ट आ गई। ये भी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 में अब हम देख रहे हैं कि 180 वर्कर्स हैं और हमसे पूछा शो वीकली वेज समरी, मतलब पेमेंट कितनी होगी और लेबर कॉस्ट कितनी आएगी। कैश रिक्वायर्ड और कॉस्ट। बेसिक 180 वर्कर्स है और 17.5 पर वीक हम उन्हें पेमेंट करते हैं, तो 180 वर्कर का हो जाएगा
3150 180 into 17.5 DA पर मंथ। हमसे वीकली वेजेस पूछा है इसलिए हम वीक का हिसाब लगा रहे हैं। अब हमें यहाँ बोला डीए है 130 रुपये 208 घंटे का, और हमें निकालना है 48 घंटे का, 48 आवर्स का। और ये हमारा डीए एक एम्प्लॉय का है, ₹30, और हमें निकालना है 180 एम्प्लॉयज़ का। 30 इंटू 180 5400। यहाँ पर डीए बता रखा है 130 है 208 आवर्स का, तो 1 आवर का आ गया, 48 आवर्स का आ गया, 48 आवर्स, और 180 वर्कर्स का आ गया, 5400। टोटल 8550। प्रोविडेंट फंड डिडक्शन है 8% ऑन ग्रॉस। तो कैश रिक्वायर्ड करते हुए लेस पीएफ डिडक्शन 8%, 8550 इंटू 8%, 684। पीएफ डिडक्शन इज 684, लेकिन इसमें लिखा है इसमें फैमिली पेंशन है आधे एम्प्लॉयज का। इसमें फैमिली पेंशन इंक्लूड है 1/6%। 1/6 करके +1 करेंगे तो यह रहेगा 1.167% ऑफ 8550 इन रेस्पेक्ट ऑफ हाफ वर्कर्स। ₹49.875 ₹50 इसके अंदर इंक्लूड है फैमिली पेंशन का। तो इसका मतलब हमारा 634 तो कॉस्ट है, और इसमें 634 हमारी कैश रिक्वायरमेंट के समय लेस हो जाएगा पीएफ डिडक्शन, और फैमिली पेंशन अलग से 50 रुपये आ जाएगा। बस इसे अलग से शो कैलकुलेट करने के लिए कि कितने का है, हमने फैमिली पेंशन की अमाउंट का पता लगाया है। स्टेट इंश्योरेंस है ईएसआई, तो ईएसआई का पैसा एम्प्लॉय का है 180 एम्प्लॉयज इंटू 1.25 पर एम्प्लॉय, तो 180 इंटू 1.25 225। टोटल आ गया 7641। बोनस है 8.33% ऑफ डीए और बेसिक। इसका मतलब 8.33% ऑफ 8550।
₹712.50। 712.21 राउंड ऑफ करके अगर मैं 33 और लिख दूं तो ये हो जाएगा 8,353.50। अब हम बात करते हैं लेबर कॉस्ट की। तो यहाँ पर डिडक्शन नहीं होगा पीएफ का, बल्कि ऐड हो जाएगा 634 + 50 + 225, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को अलग से कोई कैलकुलेशन नहीं दी। तो इसका मतलब एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया वो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के इक्वल होगा, और कॉस्ट निकालते हुए हम इन सबको ऐड कर लेते हैं एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को। एक और है कि इसको स्टैट्यूटरी लीव मिलती है 2 वीक पर ईयर विद पे, तो वो कॉस्ट में आ जाएगा लीव सैलरी। लीव सैलरी है 2 वीक पर ईयर विद पे, तो हमारा जो लीव सैलरी होगी 8550 × 2, ये 2 वीक हो गया, और 2 वीक है लेकिन ये पर ईयर मिल रही है, तो 1 वीक के लिए 52 से डिवाइड कर दिया। ये अमाउंट हमारी कैलकुलेट करके आ गई 328.85 रुपीज़। टोटल कर लेते हैं ताकि हमें टोटल कॉस्ट का पता चल पाए। टोटल कॉस्ट और वेजेस बिल में मेन डिफरेंस कंट्रीब्यूशन का होता है, जहां पर वेजेस बिल निकालते हुए एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पीएफ और ईएसआई में लेस हो जाता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऐड हो जाता है जब हम कॉस्ट की कंप्यूटेशन करते हैं। अगर हमसे इसमें पूछा जाए कि लेबर आवर कॉस्ट भी बताइए क्या आएगी 1 घंटे की कॉस्ट, तो नंबर ऑफ आवर्स, तो हमारे पास 180 वर्कर्स हैं और 48 आवर्स हैं, ये होते हैं टोटल 8640 आवर्स। तो यहाँ से हम 1 घंटे की कॉस्ट कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। तो 1 घंटे की कॉस्ट, कैश रिक्वायर्ड 1 घंटे के लिए तो कैलकुलेट होगा नहीं, कॉस्ट आ जाएगी 10,535 डिवाइड बाय 8640, तो ₹1.22 अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि आ रहा 1.215, इसे राउंड ऑफ करके 1.22 पर आवर कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 में हमने कैलकुलेट किया किस तरीके से कैश रिक्वायर्ड होगा और कॉस्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें हमें पर्टिकुलर्स दिया है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2011। 4 एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास, डिपार्टमेंट एम में काम कर रहे हैं और जॉब नंबर 60 पर काम करते हैं। नेम है इनके ABCD। ए फोरमैन है, बी मैकेनिक है, सी मशीन ऑपरेटर है और डी वर्कमैन है। और इन ए की जो वेजेस है वो 800 रुपीज़ पर वीक है, बी की 90 रुपीज़ पर डे, सी 60 पर डे और डी 50 पर डे। बी 5 दिन और सी 6 दिन काम करता है और डी 6 दिन। तो एक मिस्टर ए जो है एम्प्लॉय, उनकी वेजेस वीकली बेसिस पर गिवन है और BCD की डेली बेसिस पर। नॉर्मल वर्किंग आवर्स पर वीक ऑफ 6 days आर 48, मीन्स रोजाना 8 घंटा काम होता है और एक हफ्ते में 6 दिन काम होता है। PF 8% है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का,
ESI का कंट्रीब्यूशन 3% है एम्प्लॉई का, 5% है एम्प्लॉयर का। हमें इंफॉर्मेशन निकालना है नेट वेजेस पेबल बाय द एम्प्लॉयर फॉर द वीक। एक हफ्ते की क्या वेजेस पेमेंट होगी, वेजेस बिल हमें कैलकुलेट करना है। तो हम कंप्यूट करते हैं वेजेस बिल। सबसे पहले बेसिक, मिस्टर ए 1 वीक का कैलकुलेट करना है। मिस्टर ए का है बेसिक 800, मिस्टर बी 90 रुपीज पर डे है और ये 5 डेज काम करते हैं 450। सी 60 इंटू 6 360, डी 50 इंटू 6 300, टोटल 1910 रुपीज। ये हमें बेसिक वेजेस दिया हुआ था। इसके बाद हमें बता रखा है कि इनका पीएफ कंट्रीब्यूशन कितना है। अगर वेजेस बिल निकालना है मतलब हमें कितना पेमेंट चाहिए, मतलब कैश रिक्वायर्ड, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो लेस हो जाता है। तो इसमें से हम लेस कर देते हैं पीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय का अपना कंट्रीब्यूशन लेस हो जाता है। तो एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन है 8%, एम्प्लॉयर का भी 8% है। तो 8% ऑफ 1910 हमारा हो गया 152 रुपीज 80 पैसा, ये डिडक्ट हो जाएगा। ईएसआई का एम्प्लॉय का 3% है, ये भी डिडक्ट हो जाएगा। ये भी एम्प्लॉयज का है। 1910 रुपीज का 3%, 57 रुपीज 30 पैसा। तो ऐसा करने से हमें पता चल जाएगा कितना वेजेस बिल का पेमेंट करना है। 1699 रुपीज 90 पैसा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ए पार्ट का। अब हमसे पूछा है टोटल अमाउंट ऑफ पीएफ कंट्रीब्यूशन टू बी डिपॉजिटेड बाय एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर को टोटल पीएफ कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के पास या रिकॉग्नाइज स्कीम में डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयर को डिपॉजिट करना पड़ता है एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन पीएफ में, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन विच इज 152 रुपीज 80 पैसा, और उसे अपना एम्प्लॉयर को अपना भी डिपॉजिट करना पड़ता है। तो एम्प्लॉयर का अपना भी सेम अमाउंट है 152 रुपीज 80 पैसा। तो टोटल हो जाएगा 305 रुपीज 60 पैसा। यह हमारा बी पार्ट का आंसर आ गया। नाउ सी, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय स्टेट ईएसआई का अमाउंट कितना डिपॉजिट कराना है। जैसे हम लोगों ने अभी पीएफ का निकाला, ऐसे ईएसआई का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का 57 रुपीज 30 पैसा है और एम्प्लॉयर का 5% है इन प्लेस ऑफ 3%। यहां पर लिखा है 5% है। तो 1910 का 5%, 95 रुपीज 50 पैसा,
तो इसका टोटल अमाउंट हो जाएगा 152 रुपीज 80 पैसे। टोटल लेबर कॉस्ट कितनी आएगी, लेबर कॉस्ट निकाल लेते हैं। डी पार्ट में लेबर कॉस्ट बेसिक तो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, 1910 प्लस पीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर विच इज 152.80 and ESI contribution of employer 95 रुपीज 50 पैसा। तो ये टोटल हो जाएगा 2158.30 2158.30। लास्ट हमसे पूछा है टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब कितना होगा अगर मटेरियल 6000 है और ओवरहेड 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट है। जॉब कॉस्टिंग, जॉब कॉस्ट पूछा है, मटेरियल 6000, लेबर कॉस्ट अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 2158.30, प्राइम कॉस्ट आ गया हमारे पास 8158.30 प्लस ओवरहेड 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो 8150 का 50% 4079.15। तो हमारी जॉब की कॉस्टिंग आ जाएगी 12,237 रुपीज 45 पैसा। तो ये हमारा टोटल क्वेश्चन था जिसके अंदर हमें अलग अलग बातें पूछी थी। हमने ABCDE जो जो पूछा गया था वो हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन नंबर 40, लेबर कॉस्ट शीट पर मंडे ऑफ 8 आवर्स कैलकुलेट करना है। इसका मतलब हमें लेबर कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी है। पीएफ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का, ESI कंट्रीब्यूशन ऐड हो जाएगा। बेसिक सैलरी, DA, लीव सैलरी, ये सब कुछ दिया है। तो बिना देरी करे शुरुआत करते हैं। लेबर कॉस्ट शीट बेसिक 150, DA 25 पैसा फॉर एवरी पॉइंट ओवर 100। DNS अलाउंस इज गिवन फॉर इन्फ्लेशन, महंगाई के लिए दिया जाता है। सो इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू इंडेक्स नंबर। तो एक महंगाई का सूचकांक बोलते हैं उसको, इंडेक्स होता है, और वो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फिलहाल 300 पॉइंट है। और हमने ये डिसाइड कर रखा है कि 100 पॉइंट के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उस हर पॉइंट के लिए 25 पैसा दिया जाएगा। तो आप मुझे बताइए 100 के ऊपर कितने पॉइंट है। अगर ये 300 पॉइंट है तो ये 100 के ऊपर 200 पॉइंट्स हो गए, और हर एक पॉइंट के लिए 25 पैसा हमें देना है। तो ये अमाउंट हमारी बैठ जाएगी 50 रुपीज। हमने ये डिसाइड कर रखा है कि महंगाई एक लिमिट तक है तो ठीक है, उसके ऊपर हर इन्फ्लेशन इफेक्ट के लिए हम पैसा देंगे। तो हर एक जो इंडेक्स पॉइंट है अबव 100 उसके लिए हम 25 पैसा की पेमेंट करने जा रहे हैं। बेसिक सैलरी ए में लिखा है, DA बी में लिखा है, तो A प्लस B हो गया हमारा 200। नेक्स्ट है लीव सैलरी। लीव सैलरी क्या होता है, छुट्टी नहीं लेकर के उसकी जगह काम कर दिया। यह है 10% ऑफ A प्लस बी। A प्लस बी इज 200
तो 10% ऑफ 200 is 20. Now employer's contribution to PF 8% of A plus B plus C. तो A plus B plus C is 220. इसका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 8% है. 8% ऑफ 220. 220 का 8% हो जाएगा 17.60. एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ESI में एम्प्लॉयर्स contribution to ESI 2.5% of 220, 5 rupees 50 पैसा. और इसके अलावा हमने 20 रुपीज़ कुछ और भी एक्सपेंस किया है. इस सब को हम ऐड कर देते हैं तो हमारी लेबर कॉस्ट आ गई. सो सिंपल. क्वेश्चन नंबर 41. यहाँ पर एम्प्लॉई को 500 पर मंथ सैलरी मिलती है. DA है. एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, बोनस, अदर अलाउंसेस. ए ने एक साल में 2400 आवर्स पर काम किया है, जिसमें से 400 आवर्स नॉन प्रोडक्टिव है नॉर्मल आइडियल टाइम की वजह से. और एक जॉब है 6110. मिस्टर ए ने उस जॉब पर 18 घंटे काम किया है. तो हमें बताना उसकी मिस्टर ए की इफेक्टिव आर्ली कॉस्ट क्या है और जॉब नंबर 6110 का सेलिंग प्राइस क्या है. तो हमें क्या कंप्यूट करना है? पहले कॉस्ट ऑफ ए. सैलरी 500 रुपीज पर मंथ. क्योंकि हमें फिगर्स एनुअल दे रखी हैं 2400 आवर्स पर ईयर, तो हमें एक साल का निकालना चाहिए. 6000 DA लिखा है. फर्स्ट 200 सैलरी का इसमें थोड़ा सा मैं करेक्शन कर देता हूँ. ये इधर आना था. फर्स्ट 200 सैलरी पर 150, नेक्स्ट 200 की सैलरी पर 100 और उसके बाद 25 या पार्ट दे रहा हूँ फॉर एवरी 100. इसे पढ़कर ऐसा लग रहा है कि मंथली सैलरी के ऊपर दे रखा है, ना कि एनुअल सैलरी पर, और DA मंथली बेसिस पर ही दिया हुआ है. तो DA हो गया. सैलरी हमारी है 500. इस 500 में से जो फर्स्ट सैलरी है 200 की, इस पर DA 150 है. नेक्स्ट 200 की सैलरी पर DA 100 है और नेक्स्ट 100 की सैलरी पर 25 है. इस हिसाब से हमारा DA 275 रुपीज हो जाता है. 3300. एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इन दोनों का टोटल 9300. क्योंकि कॉस्ट निकालनी है तो हमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऐड करना पड़ेगा, विच इज
8% of salary and DA. $744. ESI 4%. 372. बोनस 9300 का 20%, 1860. अदर अलाउंसेस 2724. तो इस तरीके से हमें पता चल गया एनुअल कॉस्ट 15,000 है। बता रखा है आउट ऑफ 2400 आवर्स 400 आवर्स नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल आइडियल टाइम है। जब नॉर्मल आइडियल टाइम हमें पहले से पता है तो हम अपनी पर आवर की कॉस्ट को इन्फ्लेट कर देते हैं। हमने स्टार्टिंग में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 में यही काम किया था। तो रेट पर आवर आ जाएगी 15,000 अपॉन 2,000 7.5 रुपीज। तो क्योंकि रीजन क्या है कि जो वर्कर है वो जो आइडियल टाइम है नॉर्मल पहले से पता है, वो तो काम कर ही नहीं सकता ना, तो वो कैलकुलेशन में आएगा ही नहीं जब हम किसी जॉब पर काम करेंगे। तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया इफेक्टिव आवर कॉस्ट ऑफ ए 7.5। दूसरा हमसे पूछा है जॉब नंबर 6110 का सेलिंग प्राइस बताइए। यहां पर बता रखा है, यहां पर 18 घंटे 18 आवर्स काम किया मिस्टर ए ने, जहां पर कॉस्ट ए की अर्निंग के इक्वल है। मटेरियल की कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट लेबर की कॉस्ट के इक्वल है और लेबर की कॉस्ट आएगी 18 इंटू 7.5, क्योंकि यहां पर 18 घंटे काम किया और 1 घंटे का खर्चा 7.5 रुपये है। क्योंकि लेबर का एक्सपेंस 135 है तो मटेरियल भी 135 है। ओवरहेड इज 100% ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट है हमारी 270, ओवरहेड है 100% ऑफ प्राइम कॉस्ट 270, तो हमारी टोटल कॉस्ट आ गई 540। अब हमें सेलिंग प्राइस बताना है कि 10% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस हो। पहले मैं कई बार बता चुका हूं, मैं फिर से बताता हूं कि अगर हमें कॉस्ट दिया है उसमें प्रॉफिट ऐड कर दीजिए तो सेलिंग प्राइस आ जाता है। कॉस्ट है 540, प्रॉफिट है 10% ऑफ सेलिंग प्राइस विच इज नॉट गिवन, तो आप एक्स एज्यूम कर लीजिए। तो 0.9x इक्वल टू 540, x इक्वल टू 600, ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये आपका एक मेथड है। मैंने एक और बताया था कि अगर प्रॉफिट है ऑन सेल्स 10% तो उसको कॉस्ट पे कन्वर्ट कर लीजिए 10/100 माइनस 10, 10/90 मतलब 1/9। एक रास्ता और बताया था मैंने आपको, आप कैलकुलेटर पर लिखिए 540 MU 10%, आंसर आ जाएगा 600। तो मैं 1/9 ले रहा हूं 60 और सेल प्राइस आ गया 600। तो हमने जॉब कॉस्टिंग को भी यहाँ कवर किया है, जो हमने पहले कॉस्ट शीट के चैप्टर में भी कवर किया था कि हमें किसी पर्टिकुलर जॉब पर मटेरियल का एक्सपेंस पता है, लेबर पता है, तो उसकी हम टोटल प्राइस निकाल सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें नेट वेज बिल निकालना है
और टोटल वेज कॉस्ट, मतलब दोनों काम करने। ग्रॉस अर्निंग 30,000 है। कुछ डिडक्शन है जैसे पीएफ पर एम्प्लॉय का ईएसआई कुछ एडवांस ले रखा है, इनकम टैक्स डिडक्शन और कैंटीन चार्जेस के डिडक्शन से। कंपनी का ईएसआई और पीएफ में कंट्रीब्यूशन दिया है। इनडायरेक्ट वेजेस 20% है टोटल वेजेस का। हमें जनरल एंट्रीज बनानी है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में भी और कॉस्ट रिकॉर्ड में भी। सबसे पहले वेजेस बिल एंड वेजेस कॉस्ट। ग्रॉस वेजेस दिया हुआ है 30,000। डिडक्शंस है, तो जब हम वेजेस बिल की बात करेंगे तो हमें डिडक्शन लेस करनी पड़ेंगी। तो पीएफ 2500 एम्प्लॉय का है, ईएसआई 400, एडवांस 800, इनकम टैक्स 1100, कैंटीन के चार्जेस 100। तो ये टोटल 4900 रुपीज़ का डिडक्शन है और 25,100 की वेजेस बिल बन जाएगा हमारा। वेजेस कॉस्ट की बात करें तो एम्प्लॉयर का पीएफ एम्प्लॉयर का 2500 और ईएसआई 800 एडबैक हो जाएगा, ये आ जाएगा 33,300। तो एक काम तो हमने ये कर लिया जो हमसे पूछा था। अब हमसे इसकी जनरल एंट्रीज बनाने के लिए बोला गया है 20% अगर टोटल वेजेस का इनडायरेक्ट है। फाइनेंशियल जनरल एंट्रीज भी बोला गया है और कॉस्ट अकाउंटिंग की भी पूछा गया है। देखिए फाइनेंशियल तो मे भी आपको पता होगी क्योंकि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही करते हुए आ रहे हैं। वेजेस अकाउंट डेबिट, हमारा वेजेस का एक्सपेंस है 33,300 और इसमें पीएफ पेबल हो जाएगा जो हमें डिपॉजिट कराना है। पीएफ अमाउंट 2500 और 2500 5,000 ये गवर्नमेंट के पास या जो भी हमारा आरपीएफ होगा फंड होगा उसमें डिपॉजिट होगा। ईएसआई का टोटल अमाउंट भी डिपॉजिट होगा एजेंसी रिलेटेड एजेंसी के पास। हम एडवांस 400 का डिडक्ट कर लेंगे, सॉरी 800 का एडवांस 800 का डिडक्ट हो जाएगा। इनकम टैक्स हमारा 1100 का ये भी डिडक्ट हो जाएगा। कैंटीन चार्जेस 100 और बाकी जो अमाउंट है हम उसको पेमेंट कर देंगे टू बैंक के अकाउंट जो हमारा 25,100 रुपीज़ बिल आया था। और इसके बाद ये जो पीएफ पेबल है ये डिपॉजिट हो जाएगा। ईएसआई पेबल और इनकम टैक्स पेबल, ये तीनों चीज़ें भी हम पेमेंट कर देंगे। तो पीएफ का 5,000, ईएसआई का 1,200 और इनकम टैक्स का 1,100, टोटल 7,300 रुपीज़। अब हमें कॉस्ट रिकॉर्ड की जनरल एंट्री बनानी है। अब ये जो कॉस्ट की जनरल एंट्रीज बनानी है इसका हमारा एक सेपरेट चैप्टर है कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट के नाम से, जिसमें इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड बेसिस पर हम एंट्रीज बनाते हैं। जब वो चैप्टर आप कर लेंगे
अभी आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, और जब वो चैप्टर हम कर लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। हम लोग जब पेमेंट करते हैं, मैं नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग बता रहा हूँ आपको। जब हम पेमेंट करते हैं तो वेजेस, कंट्रोल, अकाउंट डेबिट, ये हम ग्रॉस जो टोटल कॉस्ट है उससे एंट्री बनाते हैं 33,300, और टू कैश और बैंक हम नहीं लिखते, उसकी जगह हम जनरल लेजर एडजस्टमेंट या नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट या कॉस्ट लेजर कंट्रोल ऐसे अकाउंट का यूज करते हैं। अब जो डायरेक्ट वेजेस होती है उसे WIP में, और जो इनडायरेक्ट वेजेस होती है उसे फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जो डायरेक्ट वेजेस है वो वर्किंग प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, और जो इनडायरेक्ट है वो फैक्ट्री ओवरहेड में अब हमारी जो वेजेस है 33,300, इसमें से 80% डायरेक्ट है। तो 33,300 का 80% डायरेक्ट है हमारी, तो ये 26,640 आ जाएगा। और जो इनडायरेक्ट है वो 20% है, 6,660 रुपीज। तो यही अमाउंट हम जनरल एंट्री में लिख देते हैं। ये एंट्री आपको बाद में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, अभी नहीं भी है, समझ में बहुत अच्छे से नहीं आई तो बाद में ही आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 42 में मेन हमारा वेजेस बिल और वेजेस कॉस्ट कंप्यूटेशन था। क्वेश्चन नंबर 43, हमें अर्निंग कैलकुलेट करना है ए और बी एक महीने के लिए, और उनकी जो भी लेबर कॉस्ट आएगी उसे जॉब नंबर X, Y और Z में एलोकेट करना है, बांटना है। वर्कर हैं दो, ए और बी, इनकी बेसिक DA कंट्रीब्यूशन वगैरह सब दिया हुआ है। मिस्टर ए ने ओवर टाइम भी काम किया है 10 घंटा। नॉर्मल वर्किंग आवर्स एक महीने में 200 हैं, 200, और जो ओवर टाइम है उसे हम डबल पेमेंट करते हैं। वेजेस बेसिक और DA के डबल से ओवर टाइम की पेमेंट होती है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के इक्वल ही है। जॉब XYZ पे इन्होंने काम किया वो बता रखा है, और ओवर टाइम जो है वो जॉब Z पर काम हुआ है, तो हमें सीधा पता है कि जॉब Z पर कितना काम हुआ है। हमें इसमें लेबर कॉस्ट निकालना है, लेबर बिल की जरूरत नहीं है, इसमें लेबर कॉस्ट निकालना है। तो A और B की लेबर कॉस्ट निकालते हैं। बेसिक दिया हुआ है 100 और 160, DA है 50%, तो 50 और 80 हो जाएगा। तो DA प्लस बेसिक हमारा आ गया। अब है कंट्रीब्यूशन टू PF, तो एम्प्लॉयर वाला हम लिख रहे हैं यहाँ, जो इक्वल है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की अमाउंट। यहाँ पर ये है बेसिक वेजेस का 8%, तो 8 रुपीज हो गया, ये भी 8% है, तो 160 का 8%, 12.8 रुपीज। कंट्रीब्यूशन टू ESI 2% है, तो 2 रुपीज हो जाएगा, और ये 3.2 हो जाएगा। यहाँ पर
ओवर टाइम दे रखा है 10 घंटा। तो ओवर टाइम पर काम करते हुए हमने उसको जो पेमेंट करा होगा, एक्स्ट्रा पेमेंट किया होगा हम लोगों ने उसको, ठीक है, उसके लिए जेड पर आ जाएगी कॉस्ट, क्योंकि क्वेश्चन में बता रखा है कि ओवर टाइम काम जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, जेड पर। तो 160 और 256 हमारा लेबर कॉस्ट आया। और अगर हम आवर्स देखें, आवर्स तो 200 है, तो कॉस्ट पर आवर भी हम चाहें तो निकाल सकते हैं, 80 पैसा और 1 रुपी 28 पैसा। अब हम बात करते हैं कि जो कॉस्ट आई है वो XYZ में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। जो भी कॉस्ट है वो XYZ में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। वर्कर ए की जो टोटल कॉस्ट है 160, उसको हमें 40%, 30% और 433 के रेशो में डिवाइड करना है। 433 के रेशो में डिवाइड करना, तो ये हो जाएगा 64, 48, 48। जो बी वर्कर है उसका 50, 20, 30 के रेशो में डिवाइड करना है 256 को 50, 20 और 5:3 के रेशो में। तो 5:3 के रेशो में डिवाइड कर देते हैं। 128, 51.2 और 76.8। अब ओवर टाइम की बात आती है, तो ओवर टाइम जॉब जेड पर हुआ था, तो ओवर टाइम पेमेंट 10 आवर्स की ओवर टाइम पेमेंट है। ओवर टाइम पेमेंट के लिए लिखा है, ओवर टाइम पेमेंट इज पेड इन डबल ऑफ वेजेस एंड डीए। और ये काम किया है मिस्टर ए ने। तो बेसिक और डीए 150 है, 200 घंटे का, 10 घंटे का ओवर टाइम हमारा आ जाएगा 7.5 रुपीज। और इसकी डबल पेमेंट है, इसका मतलब 15 रुपीज। और ये काम जॉब जेड पर होना है 15 रुपये। तो ओवर टाइम का जो भी खर्चा बैठता है वो हमने जॉब जेड पर डाल दिया। एक बार फिर से बता देता हूँ, ओवर टाइम का पेमेंट बेसिक और डीए से डबल है। तो 150 रुपीज बेसिक और डीए है हमारा 200 घंटे का, तो 10 घंटे का 7.5 रुपया हो गया। डबल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 15 रुपये हमने जॉब जेड में ट्रांसफर कर दिए। तो जॉब एक्स की कॉस्ट है 431, सॉरी ये टोटल है। जॉब एक्स की कॉस्ट है हमारी 192, वाई की कॉस्ट है 99.2 और जेड की कॉस्ट है 39.80। तो हमने अलग अलग जॉब पर कितना खर्चा है वो भी कैलकुलेट कर लिया। अब थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन है इसमें। जैसे लेबर कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए हमें किन किन फैक्टर का आते हैं यहाँ पर, तो प्रोडक्शन प्लानिंग करनी पड़ती है हमें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाएँ, वर्कर को इधर उधर ना भेजना पड़े, उनके समय का सही यूटिलाइजेशन हो। स्टैंडर्ड को सेट करें, क्योंकि अगर हमारा स्टैंडर्ड सेट होगा तो क्या फ़ायदा रहेगा, हमें ये पता चलता रहेगा कि वर्कर समय ज़्यादा ख़राब तो नहीं कर रहा है,
स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। बजट बनाए हम। बजट बनाने से फ़ायदा होता है कि बजट और एक्चुअल को जब हम कंपेयर करते हैं तो पता चल जाता है कि हमारी कॉस्ट कंट्रोल में है या नहीं। जो भी हम पॉलिसी पेमेंट दे रहे हैं, जो भी वर्कर को पेमेंट करने की पॉलिसी है, टाइम बेसिस, पीस रेट बेसिस, बोनस प्लान, तो वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है, और उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट की को अच्छे से देखें और चेक करें कि वो काम सही से हो रहा है या नहीं। अब हमारा एक नेक्स्ट डिफरेंट टॉपिक है इसी में, जिसका नाम है लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का मतलब होता है लेबर का बदलना। हमारे एम्प्लॉय पुराने छोड़कर चले जाते हैं, उनकी जगह में नए रखने पड़ते हैं, या हमें ज़्यादा नए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है तो हमें एक से न्यू एम्प्लॉयज़ को रखना पड़ेगा। तो पुराने की जगह रखेंगे तो रिप्लेसमेंट हो जाएगा, और अगर हम नए एम्प्लॉय रखेंगे तो एक्सपेंशन हो जाएगा। पुराने लोग छोड़कर जाएंगे हमें, तो ये क्यों एम्प्लॉय हमें छोड़कर जा रहे हैं, उनकी क्या कॉस्ट आ रही है, ये सब हमें लेबर टर्नओवर में देखना होगा। तो ये एक ऐसा इंडेक्स है जो हमें बताता है इन एंड आउट लेबर के बारे में। जो लेबर फोर्स है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वो आ रही है, जा रही है, उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। कोई भी बिजनेस हो, वहाँ पर वर्कर छोड़कर जाएगा ही जाएगा जॉब। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 100% वर्कर्स को रिटेन कर लें हमेशा के लिए, और जो नए वर्कर आएंगे वो रिप्लेस करेंगे पुराने को। ये जो रेशो होगा, ये हम लेबर टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करेंगे। हम टोटल एवरेज एम्प्लॉयज़ और जो ये आ रहे हैं या जा रहे हैं वर्कर्स, इनका जो रेशो कैलकुलेट करेंगे, इसे हम लेबर टर्नओवर रेशो बोलेंगे। अगर वर्कर बहुत ज़्यादा फैक्ट्री छोड़कर जाएंगे तो टर्नओवर रेशो हाई हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा मीन्स अगर एम्प्लॉय कम छोड़कर जाएंगे तो हमारा रेशो कम हो जाएगा। हाई टर्नओवर एक कॉस्टली अफेयर है, इट मस्ट बी अवॉइडेड। इसका मतलब अगर वर्कर बहुत ज़्यादा छोड़कर जाएंगे तो हमें बहुत महंगा पड़ेगा। क्या रीज़न है कि हमारे यहाँ लेबर टर्नओवर होता है? एक तो ये होता है कि एम्प्लॉय खुद ही रिज़ाइन कर दे, या फिर एम्प्लॉयर उसे बाहर का रास्ता दिखा दे, या कुछ ऐसी रीज़न या कॉज भी हो सकते हैं जिसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है। एक एक करके हम हर एक रीज़न को देखते हैं। सबसे पहले रिज़ाइन। एम्प्लॉय क्यों रिज़ाइन करता है? उसके हिसाब से उसको कम पैसा दिया जा रहा है तो वो छोड़कर चला जाएगा, कहीं और ज़्यादा पैसा मिलेगा। वो बीमार रहता है या वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं है तो भी वो छोड़कर चला जाएगा। सेफ्टी मेजर्स कम है, अगर समय उसको लगता है ज़्यादा काम हो रहा है, इम्प्रॉपर प्लेसमेंट है कि उसे लगता है कि उसके अंदर काबिलियत कुछ और है लेकिन काम कुछ और कराया जा रहा है। प्रमोशन के लिए अनफेयर प्रैक्टिस है, जो चापलूसी करता है उसे प्रमोशन मिलता है। एम्प्लॉयर या सुपरवाइज़र या फेलो मेंबर के साथ उसका लड़ाई झगड़ा है, ट्रेनिंग वगैरह अच्छे से नहीं होती है। वुमेन के केस में कई बार शादी हो जाती है और दूसरे शहर में चली जाती है फीमेल वर्कर, या फिर आफ्टर मैरिज बहुत सारी फीमेल्स जॉब छोड़ देती है। ये भी एक रीज़न है। कॉजेज़ फॉर डिस्चार्ज, हम बाहर का रास्ता भी दिखा देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। अगर वो एम्प्लॉय ठीक नहीं है तो हम उसको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। रूल्स रेगुलेशन को नहीं फॉलो कर रहा है, पंचुअल नहीं है, ड्यूटी पर अटेंशन नहीं है, एक्सीडेंट होते रहते हैं, या कोई डिसीज़ है, उसे इन्फेक्शन है, या कैरेक्टर उसका ठीक नहीं है, तो हम उसे नमस्ते कर देंगे। कुछ कॉज ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे सीजनल कैरेक्टर है तो हमें उस जहाँ सीज़न नहीं है वहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ को हो सकता है टेम्परेरी बेसिस पर मना करना पड़े। जैसे एम्प्लॉय की डेथ हो गई तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब लेबर टर्नओवर से होगा क्या, कॉस्ट पर क्या इफेक्ट आएगा? लेबर टर्नओवर नॉर्मल जो रेट है अगर उससे ज़्यादा होता है तो हमें
हाई लेबर टर्नओवर बोलेंगे और कम होगा तो लो टर्नओवर बोलेंगे। ये हमेशा ज़रूरी है कि इसे लो रखा जाए, और हमेशा ये देखा गया है कि ज़रूरी नहीं है कि लो टर्नओवर है तो आउटपुट ज़्यादा ही होगा, लेकिन फिर भी ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। अगर लो टर्नओवर है तो कई बार क्या होता है, देयर मे बी लो टर्नओवर इन ए फैक्ट्री फॉर द रीजन दैट वर्कर एंगेज देयर आर बिलो स्टैंडर्ड एंड सो देयर कैन नॉट बी फाइंड बेटर प्लेस इन अदर फैक्ट्री। ये बहुत ही बढ़िया बात बताई गई है कि लो लेबर टर्नओवर का मतलब ये नहीं है कि आउटपुट ज़्यादा होगा। रीज़न, जो हमारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका स्टैंडर्ड इतना डाउन है कि कहीं उन्हें नौकरी मिलेगी नहीं, और यहाँ पैसा कम मिल रहा है लेकिन काम चल रहा है, काम धीरे धीरे कर रहे हैं तो भी वो काम, नौकरी मिली हुई है, हम भी इसीलिए पैसा दे रहे हैं क्योंकि पैसा कम ले रहे हैं, उन्हें रखा हुआ है। तो इसलिए लेबर टर्नओवर कम होने के बाद भी गारंटी नहीं है कि आपका आउटपुट ज़्यादा होगा। लो टर्नओवर senior skill may not provide promotion opportunities to the young and promising employees and so they may like to shift to other। अगर मैनेजर वगैरह बहुत समय से टिके हुए हैं कंपनी के अंदर, तो जो नए एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें प्रमोशन का मौका तो मिलेगा नहीं, तो वो किसी और कंपनी में चले जाएंगे। हाई लेबर टर्नओवर का एडवर्स इफेक्ट आता है प्रोडक्शन पर। क्या, जैसे ही वर्कर चेंज होता है तो हमारा प्रोडक्शन इंटरप्ट होता है थोड़ा, और उनका स्पीड स्लो हो जाती है। जो न्यू आएंगे उन्हें फैक्ट्री के प्रोसीजर समझने में कुछ समय लगेगा। जो मशीन हैं, जो टूल्स हैं, वो अच्छे से एफिशिएंट वर्कर तो हैंडल कर सकते हैं, लेकिन नए वर्कर पुराने की तरह काम तो नहीं कर सकते हैं। तो इट मे बी पॉसिबल कि रिपेयर मेंटेनेंस हमारी मशीन का ब्रेकडाउन बढ़ जाए। जो मशीनों के बारे में, वही मटेरियल के मामले में मटेरियल भी ज़्यादा ख़राब करेंगे, वो एक्सीडेंट बढ़ सकते हैं और डिफेक्टिव यूनिट्स बढ़ सकती हैं, इसलिए टाइम वेस्ट होगा, मटेरियल वेस्ट होगा, हर एक चीज़ का नुकसान होगा। और जो नए वर्कर हैं उन्हें रखने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, उनके सिलेक्शन में भी बहुत सारा खर्चा आएगा। हमारे पास 3 मेथड है लेबर टर्नओवर के लिए: सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, फ्लक्स मेथड। सबसे पहले सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड का मतलब नाम से पता चल रहा है कि हमारे जो वर्कर छोड़कर गए हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट ड्यूरिंग द पीरियड, उसको हम एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय से डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा सेपरेशन मेथड से लेबर टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। यहाँ जो एवरेज नंबर है, एवरेज नंबर निकालने के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो एवरेज वर्कर्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पर हमें बता रखा है, पूछा है कि लेबर टर्नओवर रेट निकालिए सेपरेशन मेथड से। ओपनिंग एम्प्लॉइज 500 है, एंड में 600 है, तो हमने एवरेज कैसे निकालने की बात करी थी, 500 प्लस 600, ओपनिंग 500, एंड में 600 डिवाइड बाय 2, तो 550 एम्प्लॉइज हमारे एवरेज हो जाएंगे। इस महीने में 5 एम्प्लॉय छोड़कर चले गए और 20 एम्प्लॉयज़ को हमने भगा दिया, तो टोटल 25 एम्प्लॉयज़ हमें छोड़कर हमसे सेपरेट हो गए। 75 आए हैं, लेकिन हमें तो सेपरेशन मेथड से आंसर निकालना है, और सेपरेशन मेथड कहता है नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट, सेपरेट हुए। तो लेफ्ट कितने हो गए, 5 प्लस 20, 25 डिवाइड बाय एवरेज 550 इंटू 100, ये हमारा सेपरेशन मेथड से निकल कर आएगा 4.54%। ये हमारे एक महीने की जानकारी दी गई है हमें। तो अगर एक महीने में हमारे 4.54% एम्प्लॉई छोड़कर जा रहे हैं, लेबर टर्नओवर रेशियो हमारा ये है, तो ये एक साल में कितना हो जाएगा, तो साल में बढ़कर ये 54.48% हो जाएगा। इसका मतलब बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि अगर एक साल में हमारे मोर देन 50% एम्प्लॉय चेंज हो जाएंगे तो
बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन है। हमारे पास दूसरा मेथड है जिसका नाम है रिप्लेसमेंट मेथड। यहाँ पर हम देखेंगे कि कितना रिप्लेसमेंट हुआ है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तो वही है। तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट देखने के लिए एक्चुअल रिप्लेसमेंट देखेंगे। एम्प्लॉय जो छोड़कर गए हैं उनको नहीं देखेंगे कि हम जो छोड़कर गए हैं उन्हें ही रिप्लेस करें। हो सकता है इस पीरियड में 100 छोड़कर जाए, रिप्लेस 125 हो जाए, क्योंकि पिछली बार की भी वैकेंसी हमारे पास खाली पड़ी हुई थी। अगर नए वर्कर हैं एक्सपेंशन प्रोग्राम में तो उन्हें नहीं लेंगे, क्योंकि वो रिप्लेसमेंट नहीं है, पुराने की बजाय नए नहीं आ रहे हैं। तो जरूरी नहीं है रिप्लेसमेंट करंट पीरियड की एम्प्लॉय की ही हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ये वही क्वेश्चन है जो पिछली बार था। 5 एम्प्लॉय लेफ्ट है और 20 डिस्चार्ज हैं। ये सेपरेशन मेथड में आ गए। 75 वर्कर आए हैं नए, जिनमें से 10 वर्कर वो हैं जो हमने ऐसे वर्कर की जगह रखे हैं जिन्होंने जॉब छोड़ी है, और बाकी के सब एक्सपेंशन स्कीम में है। इसका मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट ओनली 10 है, बाकी के सब एक्सपेंशन प्लान में आए हैं। तो हमारे पास 1.82% रिप्लेसमेंट है, और अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो 21.84% आता है पर एनम। तो रिप्लेसमेंट मेथड से लेबर टर्नओवर रेशो हमारा आया 1.82% पर मंथ, या फिर 21.84% पर एनम। नाउ फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड कहता है कि नंबर ऑफ सेपरेशन और नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट को ऐड कर दो। इसका मतलब ये समेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड है। वेरी सिंपल। तो अगर हम फ्लक्स मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें फ्लक्स मेथड से, तो हमारे पास नंबर ऑफ सेपरेशंस थे 25, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट हो गए 10, तो हमारा फ्लक्स मेथड से आंसर आ जाएगा। तो फ्लक्स मेथड से आंसर कितना आ जाएगा 6.36% पर मंथ, या इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 76.32% पर एनम। इसका मतलब बिल्कुल एम्प्लॉय जो आए और गए मिलाकर के देखें तो एक साल में 76.32% एम्प्लॉय हमारे चेंज हो गए। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन आ चुकी है कंपनी के लिए। यहाँ पर एक बात और है, फ्लक्स मेथड इन केस ऑफ न्यू ज्वाइनिंग, अगर हमें ये भी देखना है कि जो नए वर्कर आए हैं उनको भी कंसीडर कर लिया जाए, तो नंबर ऑफ सेपरेशन, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट और नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनिंग, इन सबको अगर कंसीडर करें तो क्या होगा। लेकिन ये कम चांसेस हैं कि आपसे पूछा जाए, और आपसे जब तक ये बात ना पूछा जाए या तो आप निकालिए नहीं या दोनों आंसर निकालिए। ऐसा ना हो केवल एक्सटेंशन वाले को कंसीडर करके ही आप ना आंसर निकालें। क्वेश्चन यही है। इसमें हमारे पास 25 सेपरेशंस हैं, 10 हमारे रिप्लेसमेंट हैं, और टोटल जो 75 में से 10 रिप्लेसमेंट थे तो 65 एक्सपेंशन वाले हैं। तो एक्सपेंशन के हिसाब से हम लोगों को बहुत हाई आएगा ये, टू 18.18% पर मंथ, या 218.18% पर एनम। लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि एक्सपेंशन तो कभी कभी होता है, और एक्सपेंशन की वजह से तो वर्कर बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो आप लोगों को नॉर्मल फ्लक्स मेथड लगाना है, एक्सपेंशन वालों को कंसीडर नहीं करना है। अगर पूछा जाएगा तो ही आप उसे कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। यहाँ पर लेबर टर्नओवर रेट इन्होंने कैलकुलेट करें फ्लक्स मेथड से 8%, रिप्लेसमेंट से 5, सेपरेशन से 3। नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस ड्यूरिंग द क्वार्टर इज 30। तो हमें बताना है वर्कर कितने आए और कितने गए। देखिए नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट है तो रिप्लेसमेंट वाला लेबर टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट
डिवाइड बाय एवरेज वर्कर्स इंटू 100। तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कितनी है हमारी, क्वेश्चन में बता रखा है कि नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट है 30, और ये रेशो हमें कितना दिया है, फ्लक्स रिप्लेसमेंट का 5%। तो यहाँ से एवरेज वर्कर्स आ जाएंगे हमारे, तो एवरेज वर्कर्स आ जाएंगे 30/5 इंटू 100। तो ये हमारे एवरेज वर्कर्स आ जाएंगे 600। अब हमसे पूछा है कि बताइए कितने ज्वाइन हुए हैं और कितने लेफ्ट हैं। लेफ्ट हैं तो सेपरेशन मेथड से हम कैलकुलेट कर लेंगे, नंबर ऑफ सेपरेशंस डिवाइड बाय एवरेज वर्कर्स इंटू 100, और ये हमें सेपरेशन में बता रखा है 3%। तो नंबर ऑफ सेपरेशंस आ जाएंगे क्योंकि एवरेज वर्कर्स हम निकाल चुके हैं। तो जो सेपरेट हुए हैं वो है 18। तो नंबर ऑफ सेपरेशंस भी आ गए, और हमसे पूछा है कितने ज्वाइन हुए हैं। तो रिप्लेसमेंट हमारे पास 30 है, और जो डिस्चार्ज हैं वो हमारे पास 18 है। तो ये दोनों हमारे पास आंसर आ गए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें रेशो दिया था, लेकिन रेशो के साथ हमें एवरेज वर्कर्स नहीं दिए थे, तो हमने कंप्यूट कर लिया। अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर, जो हमने पहले भी किया था। थोड़ा सा और डिटेल में हम लेबर टर्नओवर की कॉस्ट को कंप्यूट कर लेते हैं। हमारे पास दो टाइप की कॉस्ट है, एक प्रिवेंटिव है, एक रिप्लेसमेंट है। प्रिवेंटिव मतलब हमारे एम्प्लॉयज़ हमें छोड़कर ही ना जाएं, उन्हें रोक कर रखें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे एम्प्लॉयज़ हमें छोड़कर ना जाएं, तो उनके लिए उन्हें बहुत अच्छी सी फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी। जैसे उनका बहुत ध्यान रखा जाएगा, उनके साथ गुड रिलेशनशिप मेंटेन होगी, उन्हें मेडिकल फैसिलिटी देंगे, उन्हें वेलफेयर एक्टिविटीज़ उनके लिए कराएंगे, और बहुत सारे काम हो सकते हैं। पीएफ स्कीम है, पेंशन, बोनस, इंसेंटिव स्कीम्स। फिर भी वो नहीं मानते हैं तो आप उनके पैर धोकर तो पिएंगे नहीं, तो क्या करेंगे आप, उन्हें नमस्ते करेंगे और दूसरे एम्प्लॉयज़ को बुला लेंगे। अब जब दूसरे एम्प्लॉय आएंगे तो उनका सिलेक्शन का खर्चा आएगा, ट्रेनिंग का खर्चा आएगा, वो डिले करेंगे, आउटपुट इनएफिशिएंट होंगे, तो धीरे धीरे काम करेंगे तो आपका ज़्यादा खर्चा आएगा, तोड़ा फोड़ी होगी टूल मशीनरी में, स्पॉयलर डिफेक्टिव बढ़ेंगे क्योंकि उन्हें अच्छे से काम करना नहीं आता है, और एक्सीडेंट भी बढ़ सकते हैं। जो ट्रीटमेंट है प्रिवेंटिव रिप्लेसमेंट कॉस्ट का, वो हम जनरली, क्योंकि ये नॉर्मल फीचर है, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम ओवरहेड मानते हुए अलग अलग नंबर ऑफ एम्प्लॉय के रेशो में इस खर्चे को बांट देते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक कंपनी है सी लिमिटेड, उसकी मैनेजमेंट बहुत परेशान है क्योंकि लेबर टर्नओवर बढ़ती चली जाती है। तो ये चाहते हैं कि आप आइडिया लगाएं कि कितने प्रॉफिट का नुकसान हुआ है लेबर टर्नओवर की वजह से। आपका कितना प्रॉफिट उड़ गया, चला गया लेबर टर्नओवर की वजह से। लास्ट ईयर की सेल हमें बता रखी है 83,300 है। पीवी रेशो 1/5 है। अब ये पीवी रेशो क्या होता है ये हमने सीखना है। वैसे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, जिसे हम पीवी रेशो बोल देते हैं, ये प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट नहीं है, इसमें एक्चुअल में जो नाम है ये होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन? Contribution is
सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सेल होती है उसमें से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट, केवल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें तो वो हमारा कंट्रीब्यूशन आता है। प्रॉफिट इसलिए नहीं बोल सकते, नाम है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, लेकिन एक्चुअल में ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो है। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस किया, अभी फिक्स कॉस्ट लेस नहीं किया है, तो प्रॉफिट जब तक नहीं आएगा जब तक दोनों कॉस्ट लेस नहीं होंगी, फिक्स और वेरिएबल, इसलिए ये प्रॉफिट नहीं है। सेल में से वेरिएबल को मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आप एक 100 रुपये का सामान खरीदते हैं, कॉस्ट प्राइस है, ट्रेडर हैं आप, और आप इसको 120 में सेल कर देते हैं, सेलिंग प्राइस है। तो 100 रुपये का सामान खरीद कर 120 में बेच रहे हैं। आम भाषा में तो हम इसे 20 रुपये का प्रॉफिट बोल देते हैं, लेकिन आपकी फिक्स कॉस्ट भी तो है, दुकान का किराया भी तो है, एम्प्लॉय की सैलरी भी तो है, तो वो सब अभी कंसीडर नहीं हुई है। तो एक सिंपल भाषा में हम कह देते हैं प्रॉफिट पर यूनिट है, लेकिन ये प्रॉफिट नहीं है, मार्जिन है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो ये रेशो दिया है 1/5। इसका मतलब अगर 5 रुपये का हम सामान बेचते हैं तो इसमें 4 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट है और 1 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। द टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल वर्क आवर्स वर्क बाय द डायरेक्ट लेबर फोर्स वाज 4.45 लाख। इस साल में 4,45,000 घंटा काम हुआ है। एज ए रिजल्ट ऑफ डिलेड इन फिलिंग वैकेंसीज ड्यू टू लेबर टर्नओवर की वजह से, ऐसा तो होगा नहीं ना कि वर्कर आज जॉब छोड़कर जा रहा है और आज ही उसकी जगह नया वर्कर आ जाएगा। वर्कर छोड़कर जाएगा, उसकी जगह नया वर्कर रखने में आपको समय लगेगा। उस समय में आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाएगा, क्योंकि नया वर्कर तो है नहीं, पुराना भी नहीं है। तो उस दौरान जो समय खराब हो रहा है वो डिले हुआ है 60,000 घंटे, 60,000 आवर्स काम नहीं हो पाया, तो वो घंटे खराब हो गए। एक्चुअल लेबर आवर्स में 30,000 घंटे ऐसे हैं जो नए वर्कर्स के हैं और आधा अनप्रोडक्टिव है। मतलब क्या हुआ? अब हम हिसाब लगाते हैं कि कितना काम एक्चुअल में हुआ है। तो 4,45,000 आवर्स के लिए आपने पेमेंट करी। इस 4,45,000 आवर्स में से 30,000 आवर्स ऐसे हैं जो नए वर्कर्स पर हैं, न्यू वर्कर्स पर है, जिसमें से आधा अनप्रोडक्टिव है। इसका मतलब 15,000 आवर्स तो काम हुआ, लेकिन 50,000 आवर्स काम नहीं हुआ, आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। तो इसका मतलब 4,15,000 आवर्स में तो कोई टेंशन नहीं है। तो आपने टोटल जो प्रोडक्शन करी है वो इन 15,000 आवर्स में करी है और 4,15,000 आवर्स में करी है। तो 4,30,000 आवर्स में आपने प्रोडक्शन करी है और सेल की है। जो सेल करंट सेल है 83 लाख की, ये आपकी कितने से आवर्स पर है? 4,30,000 आवर्स पर। अब हम देखते हैं हमारे आवर्स कितने लॉस्ट हो गए। लॉस ऑफ आवर्स, एक तो ये 15,000 घंटे खराब हो गए, और एक ये जो हमें बता रखा है 60,000 घंटे काम ही नहीं हो पाया क्योंकि वर्कर लेट रिक्रूट हुए। तो 75,000 आवर्स तो काम ही नहीं हुआ। अगर उन दिनों में भी काम होता, उन घंटों में भी काम होता, जो माल बिकता वो कितने का होता? तो इस वजह से लॉस ऑफ सेल कितनी हो गई आपकी सेल है 83,03,300 और ये है 4,30,000 आवर्स पर। तो 75,000 आवर्स पर कितने सेल करते आप, हम पता लगा सकते हैं। तो 83,03,000 हमारी 4,30,000 पर है, तो हमारी 14,00,000
48,000 14,48,250 रुपीज़ की सेल का नुकसान हुआ। अब इस लॉस ऑफ सेल पर लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 1/5 पीवी रेशो। 5 रुपये में से 1 रुपये का प्रॉफिट होता है हमारा, मार्जिन है 5 रुपये में से 1 रुपये का। तो 2,89,650 रुपीज़ का लॉस हो गया आपका। एक तो लॉस ये हुआ, दूसरा आपकी जेब से एक्सपेंस भी हो गए। 1,99,650 रुपीज़ के एक्सपेंस भी हो गए। तो टोटल लॉस ड्यू टू लेबर टर्नओवर ये कितना हो गया आपका? 4,89,300। तो टोटल आपको जो लॉस हुआ है वो 4,89,300 रुपीज़ का लॉस हुआ है ड्यू टू लेबर टर्नओवर। एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसी टाइप का, मिलता जुलता है। हाई लेबर टर्नओवर है कंपनी में, तो ये आपसे पता लगाना चाहते हैं कि कितना लॉस हुआ, और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, सेल्स, एक्सपेंसेस, लेबर, वेरिएबल, फिक्स्ड ओवरहेड। डायरेक्ट मैन आवर्स में 9,000 आवर्स ऐसे हैं जो ट्रेनिंग्स पर हैं और आधा ही प्रोडक्टिव है। इस 480 में इंक्लूड है 9,000 आवर्स। फर्दर ड्यूरिंग द ईयर 12,000 आवर्स काम ही नहीं हो पाया क्योंकि डिले रिप्लेसमेंट था, वही लॉस हो गया। 12,000 आवर्स हमारे पास आई नहीं, और सेपरेशन रिप्लेसमेंट में 5 लाख रुपए का खर्चा हो गया। बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन है। ऑन द बेसिस ऑफ डाटा प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट शोइंग एक्चुअल प्रॉफिट वाइज बाय द प्रॉफिट विच वुड हैव बीन रियलाइज्ड देयर इज बीन नो लेबर टर्नओवर। पिछले में तो बस ये पूछा था बताइए कितना लॉस हो गया, यहाँ बताया एक कंपैरिजन बनाइए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाइए और बताइए एक्चुअल प्रॉफिट कितना है और अगर लेबर टर्नओवर नहीं हुई होती तो कितना प्रॉफिट होता। ये दोनों बातें हमसे पूछी गई हैं। पिछला काम करते हैं जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले लॉस ऑफ आवर्स देखते हैं और एक्चुअल प्रोडक्शन, प्रोडक्टिव आवर्स कितने। तो हमें पता चल गया कि 4,08,000 घंटे में से 9,000 घंटे ऐसे हैं जो वर्कर्स के हैं, और इन 9,000 में से 50% प्रोडक्टिव है और 50% अनप्रोडक्टिव है। इसका मतलब प्रोडक्टिव आवर्स हो गए 4,80,000 माइनस 4,500, 4,75,500 आवर्स प्रोडक्टिव आवर्स है। तो अब हम बात करते हैं लॉस ऑफ आवर्स, कितने घंटे खराब हुए। एक तो 4,500 आवर्स खराब हो गए क्योंकि यहाँ पर अनप्रोडक्टिव है, और क्वेश्चन में बोल रखा है कि 12,000 घंटे डिले की वजह से खराब हो गए, तो 16,500 16,500 आवर्स लॉस हो गए। इन सब कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें लेबर टर्नओवर या नो लेबर टर्नओवर, इन दोनों सिचुएशन में हम आंसर निकालें। अगर लेबर टर्नओवर है तो क्या है, और अगर लेबर टर्नओवर नहीं है, नो लेबर टर्नओवर, तो क्या होगा। पहले हम देखते हैं कि अगर लेबर टर्नओवर है तो क्या सिचुएशन है। सेल्स 600 लाख है, हम सब रुपीस इन लैक्स लिख रहे हैं। कॉस्ट मटेरियल 150 लाख, लेबर 48 लाख,
वेरिएबल ओवरहेड्स 60 लाख, फिक्स्ड ओवरहेड 80 लाख, लेबर टर्नओवर एक्सपेंसेस 5 लाख। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट आ जाएगी 150 प्लस 48 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 5 343 और प्रॉफिट आ जाएगा 257। तो हमें 257 का प्रॉफिट हुआ एक्चुअल अगर लेबर टर्नओवर है तो। अब बात करते हैं कि लेबर टर्नओवर नहीं हुई होती तो क्या होता। आप बताइए, अगर लेबर टर्नओवर नहीं होती तो एक्चुअल वर्किंग आवर्स कितने होते? एक्चुअल वर्किंग आवर्स, अभी जो वर्किंग आवर्स हैं हमारे वो हैं 475,500 और 16,500 हमारे वर्किंग आवर्स खराब हो गए हैं। इसका मतलब 475,500 प्लस 16,500 तो हम 4,92,000 आवर्स पर काम करते और हमारी जो सेल्स 600 हुई है ये 475,500 आवर्स पर हुई है, लेकिन हमारे आवर्स होते 492 तो हमारी सेल ज़रूर बढ़ जाती और बढ़कर हो जाती 620.82। तो अगर लेबर टर्नओवर नहीं हुई होती तो हमारी सेल 620.82 होती। मटेरियल वेरिएबल एक्सपेंस होता है, आपको पता ही है 100%, तो मटेरियल भी बढ़ जाता। मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल होती है, तो जो 150 की कॉस्ट अभी आ रही है 600 की सेल पर, उस 620.82 की सेल पर बढ़कर 155.205 तो 155.21 हो जाती। अब हम बात करते हैं लेबर की। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लेबर को 48 लाख रुपीज़ दिए हैं 4,80,000 आवर्स के लिए, तो हम लेबर कॉस्ट पर आवर निकाल सकते हैं। पेमेंट तो हमने 48 लाख दिए है और 4,80,000 आवर्स के लिए दिए, चाहे काम हुआ उसमें अच्छे से या नहीं हुआ, तो 10 रुपीज़ पर आवर की पेमेंट हो गई। और हमारे आवर्स हैं कितने? हमारे आवर्स हैं 492, तो 4,92,000 आवर्स के लिए 49,20,000, इसका मतलब 49.20 की पेमेंट होती लेबर को। अब है वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड है 60, 600 की सेल के लिए तो 60% है, तो 620.82 की सेल के लिए ये 62.08 हो जाते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड तो 80 के 80 रहते हैं और लेबर टर्नओवर एक्सपेंसेस नहीं होते। तो ऐसी सिचुएशन में 155.21, 49.2, 62.08 और 80 हमारी टोटल कॉस्ट आ जाती 346.49 और हमारा जो प्रॉफिट होता वो होता 274.33।
इसका मतलब अगर हम इसमें से कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि हमें 17.33 लाख रुपीस का लॉस हो गया ड्यू टू लेबर टर्नओवर। तो 17 लाख से ज़्यादा का नुकसान हुआ केवल लेबर टर्नओवर की वजह से। यह आपका लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। ये चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसके बाद हम देखेंगे पूरे चैप्टर का रिवीजन। लेकिन आप एक बार अच्छे से गो थ्रू हो जाइएगा और 15-20 मिनट के अंदर हम लोग पूरे चैप्टर का रिवीजन देखेंगे। ठीक है।